गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जब ये लेक्चर देखेगा उस अकॉर्डिंगली। हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का 2021 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जामिनेशन और न्यू सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। व्हाट अबाउट योर पेपर पैटर्न, कैसे हम लोग को पेपर लिखना है। व्हाट अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छे से आज हम लोग को यहाँ पे सीखना पड़ेगा। सर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में हाउ टू फिनिश माय पेपर एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स विथ मिनिमम एफिशिएंसी, ये आज हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। तो जो मैंने आपके सामने स्लाइड शेयर किया है, HSC बोर्ड एग्जाम 2021 न्यू सिलेबस विथ रिड्यूस पोर्शन के साथ में, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का सर ये साल का न्यू सिलेबस के बारे में टॉक करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न कैसे आपको यहाँ पे डेफिनेटली उन लोग ने दिया है, उसमें से भी आपको आई विल टेल यू कौन सा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में सिलेक्शन करना है। पेपर पैटर्न में सर कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम अलॉट करना है, और सर कैसे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करके ये अच्छे से राइटिंग पेपर को, रिटन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट यू कि भाई मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ये वीडियो को फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड प्लीज यहाँ पे अच्छे से देखो। ये वीडियो को स्किप मत करो। ये वीडियो को अच्छे से देखोगे डेफिनेटली यू विल कम टू नो अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे OCM में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे न्यू सिलेबस के बारे में। ऑफ कोर्स सर, न्यू सिलेबस के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना ही पड़ेगा। सर ये अब की बार का ये जो आपका ये न्यू पोर्शन है, उसके हिसाब से सर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन सर हम लोग यहाँ पे जो नया वाला पेपर पैटर्न है उसके बारे में अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, कि सर इसमें ज़्यादा सिलेक्शन मिला है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर पेपर पैटर्न। एंड उसके बाद ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको आपके ग्रुप में यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे ऑलरेडी PDF यहाँ पे भेजा हुआ है। वो PDF के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आपको थॉरोली यहाँ पे अच्छे से करना है, देन यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पेपर पैटर्न का। पेपर पैटर्न और पेपर प्रेजेंटेशन टाइम मैनेजमेंट के साथ में हाउ टू फिनिश दिस ओके सब्जेक्ट, ओके क्वेश्चन पेपर आंसर विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ये सब हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नाउ सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे न्यू सिलेबस का बात करते हैं। सर ये साल में उन लोग ने यहाँ पे न्यू सिलेबस यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग को दिया। एंड न्यू सिलेबस के हिसाब से सर यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक है। डेफिनेटली सर लास्ट ईयर तक ये पोर्शन यहाँ पे डेफिनेटली जो था वो इजी था, लेकिन सर ये साल उन लोग ने ये पोर्शन को थोड़ा चेंज किया है। there are so many new topics okay which are added in your new portion। बहुत सारे ऐसे नए टॉपिक हैं जो सर इन लोग ने यहाँ पे ये चैप्टर्स में ऐड कर दिए हैं, जो हम लोग को अच्छे से यहाँ पे पढ़ना भी है प्रॉपरली यहाँ पे। ओके डेफिनेटली कंसेप्ट भी क्लियर करना है। बट जो आपको इंडेक्स अभी दिख रहा है उसमें यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, सर ये तो लास्ट ईयर के पोर्शन में भी था, लेकिन ये साल भी उन लोग ने एज इट इज ये पोर्शन को रखा हुआ है। नो नीड टू वरी। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से यहाँ पे बोर्ड वालों ने कोई भी यहाँ पे टॉपिक रिड्यूस नहीं किया है ड्यू टू कोविड।
बट हम लोग को चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपरली आपको अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको प्लीज ऑप्शन में मत छोड़ना। प्लीज आप ये दोनों चैप्टर को ऑप्शन में मत यहाँ पे छोड़ना, बिकॉज दिस चैप्टर्स आर वेरी वेरी मैंडेटरी एंड वेरी वेरी कंपल्सरी। तो ये दोनों चैप्टर को मैं यहाँ पे कंपल्सरी के पॉइंट पे रखूंगा। ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी स्टूडेंट लोगों का इतना तो डाउट क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ये पूरे 8 चैप्टर में से ये दोनों चैप्टर हमारे लिए बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उनको पढ़ना कंपलसरी है। बट सर व्हाट अबाउट अदर चैप्टर्स, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 8 में, और खास करके जो चैप्टर नंबर लास्ट वाला जो आपका 8 वाला है, वो ये साल का नया चैप्टर है जिसको हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ न्यू चैप्टर एज पर न्यू सिलेबस। इसके लिए मार्केटिंग डेफिनेटली इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं सर। नए चैप्टर में से खास करके उन लोग यहाँ पे न्यू सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे पूछ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक उन लोग यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछेंगे। बट नो नीड टू वरी, चैप्टर बहुत इजी है। चैप्टर डेफिनेटली आप यहाँ पे एक बार दो बार गो थ्रू करोगे, यू विल गेट मैक्सिमम डेफिनेटली मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो सर चैप्टर नंबर 8 सर यहाँ पे नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है एज पर न्यू सिलेबस के हिसाब से, और हम लोग को अभी यहाँ पे मार्केटिंग का मीनिंग पता है सर। ऑलरेडी मैंने लाइव लेक्चर्स में, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मार्केटिंग का स्लाइडिंग के साथ में मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको टीच किया है, एंड डेफिनेटली आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी यहाँ पे आया है। तो प्लीज चैप्टर नंबर 8 अपने लिए एक नया चैप्टर है, तो प्लीज चैप्टर नंबर 8 को यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे गो थ्रू करना है। लेकिन सर बाकी सब चैप्टर्स का क्या? चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, एंड चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और सर ये साल कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक नया एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से जाना है। सर 1986 तो दिया ही था, लेकिन साथ में थोड़ा नया कंसेप्ट भी सर उन लोग ने ऐड किया है, 2019 का भी यहाँ पे पॉइंट डाला है। और 2019 का पॉइंट भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, बिकॉज सर यहाँ पे ये 2019 डेफिनेटली लास्ट टू लास्ट ईयर का है, तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पर्सनली यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो 2019 वाला पार्ट है वो भी अच्छे से गो थ्रू करके जाना है। और बाकी के जो यहाँ पे चैप्टर 3, 4, 5, 6 है, वो ऑलरेडी सर यहाँ पे लास्ट ईयर भी थे। इवन ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी लास्ट ईयर था, लेकिन सर उसमें 2019 का कंसेप्ट नहीं था, बिकॉज 2019 का कंसेप्ट सर उन लोग ने ये साल ऐड किया है। सो आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले भी बताया कि सर ये बहुत सारे चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 3 से लेके 7 में सर ऐसे तो पुराने चैप्टर है, लास्ट ईयर का ही उन लोग ने पोर्शन थोड़ा यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे फॉरवर्ड किया हुआ है। बट देर आर सर्टेन न्यू कंसेप्ट विच आर एडेड इन चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक, फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक है। तो अभी आपका पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि सर मुझे अभी यहाँ पे ओसी में कैसे प्रिपरेशन करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे गाइडलाइंस के हिसाब से अगर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आपको कंपलसरी में करना ही पड़ेगा, फिर यहाँ पे 3 से लेके 7 तक जो है वो तो सर लास्ट ईयर के ही चैप्टर है, लेकिन सर नए कंसेप्ट है, उसको रिड्यूस पोर्शन के हिसाब से प्रिपेयर करना है। और सर चैप्टर नंबर 8 तो पूरा नया ही दे दिया है। तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको अश्योर करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे गाइडलाइंस दूंगा कि डैम श्योर अगर आप अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करोगे, इफ यू प्रिपेयर इन वेरी वेल मैनर, तो डेफिनेटली सर यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर है। 80 मार्क्स में से डेफिनेटली आपको यहाँ पे 70% या फिर 70% से ज्यादा तो मार्क्स आ ही जाएंगे। लेकिन एक शर्त है,
आपको सब ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करने हैं। एक भी सिली मिस्टेक आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव्स में नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चांस ऑफ सिली मिस्टेक इन योर ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव में जरा सा भी सिली मिस्टेक नहीं है, मैं आपको यहाँ पे डैम श्योर बोलता हूँ विद कंटेंट प्रिपरेशन के साथ में अगर आपने अच्छे से पेपर लिखा तो डेफिनेटली सर 80 में से यहाँ पे मोर देन 70% तो मार्क्स आने ही वाला है। 80 में से 72 आ सकता है, 74 आ सकता है, 75 आ सकता है, लेकिन सर ऑब्जेक्टिव्स में सिली मिस्टेक नहीं। और जो भी हम लोग सर आंसर लिख रहे हैं ना, वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर लिखेंगे, प्रॉपर कंटेंट वाइज लिखेंगे, प्रॉपर यहाँ पे पैटर्न वाइज प्रेजेंटेशन वाइज लिखेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे ओके यू विल गेट ओके मैक्सिमम यू विल गेट मोर देन 70% मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो डेफिनेटली सर ये जो आपने बताया, ये सर आपने यहाँ पे ओके उसका सिलेबस भी डिस्कस किया, तो बराबर से ध्यान रखना। मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट बता दिया। सबसे पहले तो सर हम लोग ने यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस कर लिया। सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। न्यू सिलेबस सबको पता है सर, नया सिलेबस रहेगा, नए सिलेबस के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। न्यू सिलेबस मैंने कंप्लीट किया। अभी आपको आ जाना है सर, सेकंड पॉइंट लिखा है पेपर पैटर्न। और पेपर पैटर्न अच्छे से ध्यान रखना, पेपर पैटर्न में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मिनट्स अलोकेट कर लिया है। मिनट्स कितना, कौन से क्वेश्चन को कितना आप टाइम देने वाले हो, ओके व्हाट अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, उसके हिसाब से ही आपका यहाँ पे जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी हम लोग को सिर्फ पेपर लिख के नहीं आना है सर, पेपर को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लिखना है। एंड इफ यू फॉलो माई गाइडलाइंस विथ टाइम मैनेजमेंट, डैम श्योर you will get more than 70% marks okay out of 80 marks। ये मेरा यहाँ पे एश्योरिटी है कि आप अगर मेरा गाइडलाइंस फॉलो करोगे, जो मैंने चैप्टराइजेशन में बताया या फिर मैंने आपको यहाँ पे ये मार्क्स का बताया, डेफिनेटली आपको यहाँ पे 70% से ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट पेपर पैटर्न। तो सर ये साल का पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से उन लोग ने यहाँ पे डिस्क्लोज किया है। और मैंने यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मिनट्स वाइज भी, मैंने मिनट्स वाइज भी, टाइम एलोकेशन वाइज भी यहाँ पे एलोकेट करके दिया है। एंड फाइनली ये मेरा जो वीडियो देखेगा यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, उसका पिक्चर क्लियर है कि सर हम लोग को अभी हार्ड वर्क का ज्यादा जरूरत नहीं है, हम लोग को स्मार्ट वर्क का ज्यादा जरूरत है। और सर स्मार्टली हम लोग पेपर को पूरा भी कर सकते हैं, पेपर को लिख के भी आएंगे और पेपर कंप्लीट भी होगा, और वो भी सर 10 मिनट पहले होगा। और 10 मिनट जो बचा है उसमें सर हम लोग यहाँ पे पूरा यहाँ पे इनकलकेट कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि भाई मेरा पेपर परफेक्टली मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। एंड फाइनली यहाँ पे यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो चालू करते हुए पेपर पैटर्न, सर टोटल मिला के क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सर क्वेश्चन नंबर 8 तक उन लोग ने दे दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक दिया है सर। पहला ही क्वेश्चन उन लोग ने ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछा है, 20 मार्क्स का सर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है सर। 20 में से 20 लाना ही है, कुछ भी करके, कुछ भी करके 20 में से 20 आना ही चाहिए। और उसमें भी क्यों आना चाहिए, उसका एक रीजन है, बिकॉज सर यहाँ पे टोटल मिला के उन लोग ने यहाँ पे डेफिनेटली सर ऐसे बहुत सारे यहाँ पे 9 टाइप्स के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आपको दिया है, उसमें से सिर्फ आपको यहाँ पे 4 सिलेक्ट करके लिखना है। और मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन कर दिया है सर। एक एक ऑब्जेक्टिव का सर 5-5 मार्क है, 5-5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है वो। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग कैसे करेंगे सर? क्वेश्चन नंबर 1 एक एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 5 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कंसेप्ट एनी 4 आउट ऑफ 6। सर 6 में से 4 लिखना है, तो डेफिनेटली सर 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 में सर केस स्टडी दिया है, विच इज वेरी वेरी न्यू टू यू, बिकॉज आपके लिए नया है, बहुत इजी है सर। इसमें 3 पूछा गया है, 2 लिखना पड़ेगा, 6 मार्क्स का है। मतलब सर एक केस स्टडी यहाँ पे 3 मार्क का हो गया। डिस्टिंक्शन बिटवीन सर 4 में से मुझे 3 लिखना है, एंड डेफिनेटली सर यहाँ पे 12 मार्क का है, तो एक डिस्टिंक्शन बिटवीन आपका यहाँ पे ओके 4 मार्क का हो जाएगा। आंसर इन ब्रीफ में सर 3 पूछा गया है, मुझे 2 लिखना है यहाँ पे, डेफिनेटली सर 8 मार्क का पूछा है,
तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का हो गया। सर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा है, 4 में से सर मुझे 2 लिखना है, वो भी 8 मार्क का है, तो सर एक क्वेश्चन का कितना हो गया, 4 मार्क हो गया। आंसर द फॉलोइंग, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसमें ब्रीफ में लिखना पड़ता है, अच्छे से लिखना पड़ता है सर। 10 मार्क का पूछा है, 3 में से 2 लिखना है सर, 5-5 मार्क का एक क्वेश्चन है सर, 5 मार्क में ढंग से लिखना पड़ता है सर, तब जाके 5 मार्क मिलते हैं। अगर आपका कंटेंट क्लियर है, डेफिनेटली यू कैन राइट, और मुझे यहाँ पे पूरा भरोसा है, डेफिनेटली यू नो वेरी वेल हाउ टू राइट योर ओके आंसर द फॉलोइंग। एंड डेफिनेटली सर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, जिसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर बोलेंगे, यहाँ पे सर 2 पूछे जाएंगे, उसमें से एक यहाँ पे डेफिनेटली आपको लिखना है। मेजोरिटी सर इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है, ये सब आते ही रहते हैं सर क्वेश्चन। 8 मार्क का यहाँ पे सर एक क्वेश्चन है, 2 में से आपको एक लिखना है, अच्छे से प्रॉपरली लिखना है, मतलब सर टोटल मिला के 80 मार्क्स का पेपर है। बट रिमेंबर वन थिंग, मेरा गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है, 80 में से मोर देन 70% तो आपको मार्क्स मिल ही जाएगी। चलो, तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, 5 मार्क का कोई भी आप पकड़ोगे तो 5 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव होता है। टोटल मिला के सर यहाँ पे 4 अटेंड करना है, तो सर 20 मार्क का हो गया। और मुझे यहाँ पे आपका 20 मार्क का यहाँ पे पूरा 20 मार्क चाहिए भाई। सिली मिस्टेक तो करना नहीं है आपको, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है सर सिली मिस्टेक का। नंबर 1, सबसे पहले आपको जो राउंड दिख रहा है, जो मैंने राउंड करके रखा हुआ है, वो आपको अटेंड करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, मतलब सर ये फिल इन द ब्लैंक्स का बात कर रहे हैं, ये आपको अटेंड करना है। सेकंड सर मैच द पेयर है, सर मैच द पेयर हम लोग को अटेंड करना है सर, ये भी 5 मार्क का है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला छोड़ दो, गिव वन वर्ड्स और फ्रेज नहीं करना है आपको, आपको उसके जगह पे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स करना है। स्टेट ट्रू और फॉल्स है सर, बहुत इजी है, सिर्फ बोलना है ट्रू और फॉल्स। मतलब फोर्थ वाला मैंने जो राउंड किया है वो आपको अटेंड करना है एग्जाम में। उसके बाद सर सबसे इजी है सर ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट मतलब जो ऑड है सर वो सिलेक्ट करके हम लोग को यहाँ पे उसका आंसर देना है, डेफिनेटली जिसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो सर 4 तो आपने बता दिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मैच द पेयर करना है, ट्रू और फॉल्स करना है, ऑड मैन आउट करना है। लेकिन भले उसने 4 पूछा है, भले उसने 4 पूछा है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आपको क्या करना है, फिफ्थ वाला भी एक्स्ट्रा अटेंड करके रखना है। कि सपोज समझ लो कि भाई यहाँ पे 4 में से अगर एक रॉन्ग भी हो जाता है, तो डेफिनेटली सर मैंने जो एक्स्ट्रा एक लिखा हुआ है उसमें से भी हम लोग को पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अल्टीमेटली सर मैंने यहाँ पे 4 अटेंड कर लिया, 20 में से 20 सर मिल गए टेक्निकली। भले उसने 4 पूछा है, लेकिन आपको कितना अटेंड करना है, 5 ऑब्जेक्टिव्स का टाइप अटेंड करना है। और जो फिफ्थ वाला है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इज आंसर इन 1 सेंटेंस। तो सर बाकी सबका क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट जाने दो, नहीं करना है भाई, कॉम्प्लिकेटेड बनता है आपके लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, प्लीज मत करो यहाँ पे, जाने दो, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। ओके चलो, उसके बाद यहाँ पे करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। डेफिनेटली यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे डेफिनेटली नहीं करना है, तो मत करो भाई। मेरे हिसाब से एज पर माय नॉलेज, मुझे पता है तब तक यहाँ पे सर ऐसे 5 ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें हम लोग को पूरे मार्क्स मिल सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफकोर्स पहले वाला, सेकंड वाला सर मैच द पेयर ऑफकोर्स आपको मिलेगा सर। उसके बाद सीधा फोर्थ वाला ट्रू और फॉल्स है, वो आपको यहाँ पे एक अच्छा करना है। ऑड मैन आउट करना है सर, बहुत इजी है सर, फटाफट हो जाता है यहाँ पे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड लास्ट एक एक्स्ट्रा अटेंड करके रखना है, एक्स्ट्रा अटेंड करके रखना है, दैट इज योर व्हाट एग्जैक्टली ओके आपका आंसर इन 1 सेंटेंस। You should attend 5 objectives, no doubt they ask about only 4 objectives, but you should attend 5 objectives, तो सर एक सेफर साइड रहेगा। अभी यहाँ पे बात आता है सर कितने मिनट्स में ये ऑब्जेक्टिव्स मेरा खत्म होना चाहिए, कितने मिनट्स में बोलता हूँ। अभी आप बोलोगे सर 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर मतलब सर 180 मिनट्स होता है, अच्छे से कैलकुलेट करना सर। 3 घंटे का पेपर मतलब 1 घंटे का 60 मिनट्स है, तो सर 3 आवर्स का यहाँ पे करोगे तो 180 मिनट्स होता है।
सर ये 180 मिनट्स में ही हम लोग को ये पेपर फिनिश करना है, वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे। ओके, तो चलो मैं आपको, अगर ये 5 ऑब्जेक्टिव्स आप अटेंड करते हो, देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। पहला ही अगर मेरा इंप्रेशन गलत है सर, ऑब्जेक्टिव ही मेरे रॉन्ग जा रहा है, ऑब्जेक्टिव से मैंने ढंग के नहीं लिखे हुए है, तो कंफर्म आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन तो होने ही वाला है। बैड प्रेजेंटेशन, सर ये तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट रॉन्ग आंसर दे रहा है, तो भाई एग्जामिनर के माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर को क्लियर कट पिक्चर बता दो, सर मेरे ऑब्जेक्टिव सब राइट्स है, भले उसने 4 पूछा है, मैंने 5 अटेंड किया है और 5 मेरे राइट है। तो मैं ये 5 ऑब्जेक्टिव्स को मिनिमम टाइम देता हूं, मिनिमम मिनट से 25 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। 25 मिनट्स में तो आराम से खत्म हो जाता है, अच्छे से नीट एंड क्लीन यहाँ पे राइटिंग से। और ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने एक्स्ट्रा 5 मिनट्स दिया, तो सर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सर 30 मिनट्स में तो हो ही जाना चाहिए। 30 मिनट्स में तो सर ये यहाँ पे दी एंड होना ही चाहिए। तो मैं, एज पर माई कैलकुलेशन, आई विल गिव यू to complete your objective type question, okay, within 25 minutes minimum। जिसका अच्छा स्पीड है, अच्छा राइटिंग है, वो 25 मिनट्स आराम से लगाएगा। बट सर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो 5 मिनट्स में ज्यादा दे सकता हूँ, 30 मिनट्स में तो आपको ये कंप्लीट करना ही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सर 25 मिनट्स या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स मुझे स्टार्टिंग का ऑब्जेक्टिव्स में देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सर 6 पूछा है, उसमें से 4 लिखना है। सर टर्म पूछा हुआ है, कंसेप्ट लिखा हुआ है, 8 मार्क का है सर, 2 मार्क का एक हो गया। आपको 20 मिनट्स में खत्म करना है सर। टर्म्स पूछा है सर, 2 मार्क का है, तो ज्यादा से ज्यादा सर 3-4 लाइन हम लोग लिखेंगे। सर ये 4 ऐसे अटेंड करना है, तो 20 मिनट में खत्म होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने कितना मिनट्स अलॉट किया है, 20 मिनट्स यहाँ पे अलॉट किया है। तो प्लीज जरा ध्यान रखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने यहाँ पे 20 मिनट्स यहाँ पे अलॉट किया है। 20 मिनट्स में मैक्स टू मैक्स आपका खत्म होना चाहिए, मैं ज्यादा मिनट्स आपको नहीं दे सकता हूँ। 20 मिनट्स आपका डेडलाइन है, हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 इजी होता है, 8 मार्क का है, 20 मिनट में तो सर आराम से हम लोग करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लीज मेहरबानी करके अटेंड मत करना। जितना क्वेश्चन पूछा है, 6 में से 4 पूछा है, तो प्लीज 4 ही अटेंड करके आना है सर। उसके बाद केस स्टडी, सर केस स्टडी 3 पूछा है, लेकिन सर 2 लिखना पड़ेगा, 6 मार्क का है सर। एक केस स्टडी 3 मार्क का होता है सर। 3 मार्क के लिए यहाँ पे मुझे एटलीस्ट यहाँ पे 5 to 6 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेगा, या फिर केस स्टडी के हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। मैं 2 केस स्टडी अटेंड करने को बोल रहा हूँ, 3 में से सिर्फ 2 केस स्टडी अटेंड करना है। 15 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, 15 मिनट्स। बहुत सारे लोगों का 10 मिनट में भी हो जाता है भाई। ओके, 5 मिनट में एक यहाँ पे पकड़ोगे तो 10 मिनट में होता है, लेकिन मैं आपको 15 मिनट्स का टाइम देता हूँ। कितने मिनट का टाइम देता हूँ? 15 मिनट्स का। तो ठीक है सर, आपने 15 मिनट्स का टाइम दिया, तो चलो भाई 15 मिनट में तो सर केस स्टडी मैंने फिनिश कर दिया। तो भाई आपका क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है सर, मैं मिनट को अलॉट कर रहा हूँ क्वेश्चन वाइज। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 को आपने मिनिमम 25 मैक्सिमम 30 मिनट्स दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 को सर एग्जैक्टली आपने 20 मिनट्स दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को सर आपने सिर्फ 15 मिनट में खत्म करना है भाई, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो सर आराम से हो जाएगा अपना, तो 15 मिनट में तो आराम से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। गुड, वेरी गुड। लेकिन सर डिफरेंस बिटवीन, हाँ इसमें चांस मत लेना भाई, 4 में से 3 लिखना है सर। 12 मार्क का यहाँ पे है, मतलब एक 4 मार्क का हुआ। 4 मार्क का ढंग से अच्छे से आंसर लिखना है, पूरा 30 मिनट्स लो भाई। अगर उसने यहाँ पे 4 मार्क का एक पूछा है, तो मिनिमम यू हैव टू राइट ओके 6 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे ना आपको। 4 यहाँ पे 4 पॉइंट के 4 मार्क्स है, तो एटलीस्ट हम लोग 6 पॉइंट तो लिखेंगे सर। ऐसे 3 अटेंड करना है, और 3 अटेंड करना है तो सर 30 मिनट्स तो लगेगा, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन में आपको फुल मार्क्स मिलता है। अगर अच्छे से लिखा तो 12 में से 12 मिल जाता है आपको। तो मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगा, 30 मिनट्स आपको दूंगा। डिफरेंस बिटवीन के लिए 30 मिनट्स एलोकेट किया है मैंने। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अच्छे से, यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे से समझ के डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे लिखना है। शांति से लिखो, ज्यादा घाई मत करो, बट साइमल्टेनियसली यू शुड चेक योर टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। तो मैं डिफरेंस बिटवीन को 30 मिनट्स दूंगा, ठीक है।
चलो उसके बाद आ जाऊं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में सर आंसर इन ब्रीफ यहाँ पे बोला है सर, 3 पूछा गया है, 2 हम लोग को यहाँ पे लिखना है, 8 मार्क का है, मतलब सर एक यहाँ पे 4 मार्क का हो जाएगा। 4 मार्क का अगर एक क्वेश्चन है, ऐसे 2 आपको लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सिर्फ 20 मिनट्स देता हूँ, ज्यादा मिनट्स नहीं दे सकता हूँ। 20 मिनट्स में सर आसानी से आराम से इजीली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर इन ब्रीफ। तो ये मैं मिनट्स एलोकेट कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा आपके पास कितना एक्स्ट्रा मिनट बचेगा अगर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पेपर लिखते हो तो। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बार बार यहाँ पे अपना वॉच देखना है कि सर 30 मिनट हुआ 20 मिनट्स हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट एक माइंड सेट करके रखो सर, एक यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम सेट करना है। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपका कंप्लीट हुआ सर, 3 में से 2 लिखना है, 8 मार्क का है तो एक 4 मार्क का हुआ सर, 20 मिनट आपने अलॉट किए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का भी यही पोजीशन है सर, 4 पूछे गए हैं, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 में से 2 लिखना है, वो भी 8 मार्क का है सर, एक 4 मार्क का होता है, तो सर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेंड करना है डेफिनेटली सर यहाँ पे, तो 20 मिनट से ज्यादा हम लोग नहीं लगाएंगे। सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 का पैटर्न है, तो 20 मिनट तो मैं एलोकेट करूंगा, अच्छे से लिखूंगा सर, जस्टिफाई करके उसको यहाँ पे डेफिनेटली आंसर दूंगा। तो सर ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट बताया, क्वेश्चन 2 का, 3 का, 4 का, 5 का एंड 6 का भी हुआ। हाँ, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा समझ के यहाँ पे करना है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्वेश्चन नंबर 7 सर पूछा गया है यहाँ पे 3, लिखना है 2, लेकिन सर 10 मार्क का है, मतलब एक 5 मार्क का हुआ। सर 5 मार्क के एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप एटलीस्ट यहाँ पे 15 मिनट्स तो दोगे ना, मतलब 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखना है तो 30 मिनट्स तो होता है ना सर, आधा घंटा तो लगेगा, हाफ एन आवर्स यू हैव टू स्पेंड, बिकॉज सर यहाँ पे एनी 2 आउट ऑफ 3 बोला है, एनी 2 आउट ऑफ 3 बोला है, दैट मीन्स व्हाट कि सर मुझे 30 मिनट्स तो अलॉट करना ही पड़ेगा, ढंग से लिखना पड़ेगा सर। तो सर 10 में से मुझे 8 मार्क 9 मार्क या फिर कभी कभार मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि 30 मिनट्स आपको प्लीज अलॉट करना है। 3 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से 2 क्वेश्चन सर हम लोग को लिखना है, एक क्वेश्चन सर 5 मार्क का हुआ, इसके हिसाब से सर यहाँ पे डेफिनेटली सर 30 मिनट्स तो बनता ही है। तो सर ये 10 मार्क वाले क्वेश्चन है, 12 मार्क वाले क्वेश्चन है, उसके लिए आपने 30 मिनट्स यहाँ पे अलॉट किया है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी यहाँ पे 30 मिनट्स दिया था, बिकॉज उसमें आपको 3 अटेंड करना था, 12 मार्क का क्वेश्चन था। सेम वे क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैंने यहाँ पे यही बोला है कि भाई आपका यहाँ पे 30 आपको मिनट्स अलॉट करना ही है। लेकिन सर जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो यहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन बोला जाता है, ऐसे टाइप आंसर बोला जाता है, उसके लिए बहुत अच्छे से एक ही लिख पाओगे, बिकॉज ज्यादा नहीं लिख सकते हो, करेक्ट, तो एक ही लिखना है। और सर एक लिखेंगे, 2 में से एक लिखना है, 8 मार्क का एक है सर। सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा टाइप्स ऑफ, यहाँ पे जो भी आपका सपोज समझ लो, यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा, जैसे कि यहाँ पे बड़ा वाला क्वेश्चन ओसीएम का मैंने पूछ लिया, टाइप्स ऑफ बैंकिंग पूछ लिया, टाइप्स ऑफ बैंक पूछ लिया, फंक्शंस यहाँ पे मैंने पूछ लिया, मतलब कोई भी टाइप का बड़ा वाला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 में हो सकता है। तो इन दैट केस वो टाइम पे सर हम लोग को यहाँ पे डेफिनेटली सर 8 मार्क का अगर यहाँ पे पूछा है, तो सर यहाँ पे 20 मिनट्स तो अलॉट करने ही पड़ेगी उसके लिए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 20 मिनट्स लिखा हुआ है, और 20 मिनट्स प्लीज आपको एक क्वेश्चन के आंसर लिखने में लगेगा, 20 मिनट्स बराबर से ध्यान रखना। इन शॉर्ट में सर टोटल 80 मार्क्स का जो पेपर है उसको आपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से डिवाइड किया है। एंड आई एक्सपेक्ट कि भाई आपका कोई भी टाइप का सिली मिस्टेक ऑब्जेक्टिव्स में नहीं होगा, इसके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव्स में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टाइम दिए। अभी आप जितने भी यहाँ पे मैंने मिनट्स लिखा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 का 20 + 30 + 20 + 20 + 30 + 15 + 20 प्लस आपका, अगर मैं यहाँ पे 30 मतलब मैक्सिमम टाइम 30 के साथ में करता हूँ तो कितना होता है, 170 मिनट्स होता है सर। 170 मिनट्स में तो पूरा पेपर लिख के रेडी हो जाएगा सर। और बहुत सारे लोग कुछ ज्यादा ही स्पीड में लिखते हैं भाई, बहुत अच्छा होता है उन लोग का, बहुत अच्छा थिंकिंग प्रोसेस, आंसर याद होता है। तो चलो भाई उसका भी कैलकुलेशन करता हूँ, जो फास्ट बहुत लिखते हैं
सर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उन लोग को 5 मिनट पहले यहाँ पे शायद से हो जाएगा। इन शॉर्ट में 20+30+20 20 30 15 15 एंड 25 के साथ में अगर मैं प्लस करूंगा तो 165 होता है। मतलब सर अगर एक स्पीड से हम लोग चले तो एक पर्सन का 165 मिनट्स में पेपर खत्म होता है। और सर एक पर्सन यहाँ पे ज्यादा, एक स्टूडेंट अच्छे से यहाँ पे सर 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाता है तो भी सर उसका 170 मिनट्स में खत्म होता है। मैंने तो आपको 3 घंटे का 180 यहाँ पे बोला है, 180 यहाँ पे है। सर 180 मिनट्स में मैंने यहाँ पे 170 मिनट्स में ही यहाँ पे मेरा पेपर खत्म कर दिया। ज्यादा से ज्यादा 165 170 में खत्म होता है, मिनिमम 165 में खत्म होता है, तो भी सर 10 मिनट बचता है सर। तो भी सर मेरा 10 मिनट बचता है, 10 मिनट पहले पेपर हुआ सर मेरा। और 10 मिनट पहले पेपर हुआ है तो प्लीज ये 10 मिनट को यूटिलाइज करो। कैसे यूटिलाइज करोगे सर, जरा एक बार क्वेश्चन नंबर देख लो सर, बराबर से लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके, सो प्लीज चेक योर क्वेश्चन नंबर। ओके यू राइट, ओके यू नॉट परफेक्ट और नॉट। ओके, कभी कभार क्वेश्चन नंबर भूल जाता है, समटाइम डेफिनेटली यहाँ पे इट हैपेंस। तो कभी कभार सर क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाता है सर, उसका यहाँ पे जो सब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे नंबर है वो लिखना भूल जाता है सर। कभी कभार 10 मिनट यहाँ पे स्टूडेंट अंडरलाइन करने में स्पेंड करता है। ऑफ कोर्स सर फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभार अंडरलाइन भूल जाता है। तो अच्छे से यहाँ पे जो जो आपका मिस आउट हुआ है, जो आपका मिस पार्ट रह गया है, वो प्लीज जो एक्स्ट्रा 10 मिनट आपके लिए मैंने बचा के रखा है उसमें आपको यहाँ पे एक बार इनकलकेट कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि सर मेरा पेपर पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो मिनिमम से मिनिमम अगर अच्छा स्पीड रहेगा वो 165 मिनट्स में ये पेपर को खत्म करेगा। और सर एक पर्सन थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है तो कोई बात नहीं, 170 मिनट्स में उसका पेपर खत्म होता है। तो भी सर 3 घंटे का 180 मिनट्स होता है, तो भी आपके पास से 10 मिनट यहाँ पे बचता है सर। और मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई कौन सा आपको यहाँ पे डेफिनेटली कौन सा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स अटेंड करना है, यू नो वेरी वेल। सर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मैच द पेयर करना है, ट्रू और फॉल्स करना है, ऑड मैन आउट करना है। सर 4 तो हो गए, आप क्यों एक्स्ट्रा एक बोल रहे हो भाई? एक्स्ट्रा मेरी तरफ से, बिकॉज कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव्स रॉन्ग जाता है तो एक्स्ट्रा वाला डेफिनेटली उसको रिकवर कर लेगा। तो एक्स्ट्रा में आंसर इन 1 सेंटेंस को मैंने रखा है। तो ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया पूरा पेपर पैटर्न विथ टाइम मैनेजमेंट, पेपर पैटर्न विथ टाइम मैनेजमेंट। तो बराबर से देखो हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट किया है। सर आपने न्यू सिलेबस बता दिया, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपने बताया। नाउ आपने पेपर पैटर्न विथ टाइम मैनेजमेंट मिनट्स के साथ में बता दिया सर। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने आपके यहाँ पे डेफिनेटली ऑलरेडी मैंने आपके यहाँ पे ग्रुप में यहाँ पे सेंड किया हुआ है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1। सो हियर वी हैव मोस्ट लाइकली क्वेश्चन, डेफिनेटली ये मेरे हिसाब से मुझे बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो प्लीज आप लोग भी जरा अच्छे से यहाँ पे देख लो। सर चैप्टर नंबर 1 जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। उसमें से तो मुझे 2 ही यहाँ पे लग रहा है भाई, उसमें से 2 ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक मुझे यहाँ पे लग रहा है सर हेनरी फ्योल्स का आने के चांसेस है भाई, हेनरी फ्योल्स यहाँ पे है। एंड सेकंड सर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सर ये वाला एक क्वेश्चन आने के यहाँ पे चांसेस ज्यादा है। तो एज पर मी चैप्टर नंबर 1 में मुझे यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली एज पर मी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ लेकिन प्लीज यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम लोग दूसरे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, प्लीज मैं थोड़ा क्लियर कट कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग यहाँ पे ये समझो कि सर ने बोला है वो ही करना है। पढ़ना सब कुछ है बट एज पर मी मुझे ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे ओके इंपॉर्टेंट लग रहा है जो पूछे जाने के चांसेस है। मे बी दे वुड आस्क इन योर क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सर हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ 2 पढ़ के जाएंगे, एज पर मी ये मुझे लग रहा है। तो प्लीज यहाँ पे ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद सर चैप्टर नंबर 2 जो प्रिंसिपल्स ऑफ यहाँ पे मैनेजमेंट के बाद का चैप्टर है, फंक्शंस वाला है, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज सब कुछ पढ़ो यहाँ पे। सर इसमें सब कुछ मतलब क्या पढ़ना है भाई, प्लानिंग पढ़ लो अच्छे से, ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद सर स्टाफिंग वाला पॉइंट है वो अच्छे से पढ़ लो, एंड देन यहाँ पे डायरेक्टिंग वाला है वो अच्छे से पढ़ लो, कोऑर्डिनेटिंग वाला वो अच्छे से पढ़ लो, एंड कंट्रोलिंग वाला भी है वो भी अच्छे से पढ़ो।
बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि सर इसमें यहाँ पे जो प्लानिंग है उसके बहुत सारे पॉइंट्स ऑर्गेनाइजिंग में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, स्टाफिंग है सर उसके बहुत सारे यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो डायरेक्टिंग में रिफ्लेक्ट होता है, कोऑर्डिनेटिंग के बहुत सारे पॉइंट्स है सर वो कंट्रोलिंग के साथ में कभी कभार रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाते हो, या फिर इसमें से कोई भी कंटेंट अगर आप यहाँ पे फंक्शंस का पढ़ के जाओगे, तो दूसरे कंटेंट में डेफिनेटली यू कैन राइट योर आंसर। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आप पूरे ब्लैंक हो भी, आपको स्टाफिंग ही नहीं पता है, आपको डायरेक्टिंग ही नहीं पता है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। आपका यहाँ पे कोई भी एक कंटेंट पढ़ोगे सो यू विल गेट आइडिया कि सर दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से, चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से मुझे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ प्लीज, ये मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आपको तो सब पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स तो सब पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स अपना लाइफलाइन है, बिकॉज सर ऑब्जेक्टिव्स में सिली मिस्टेक को हम लोग टॉलरेट नहीं करते। नाउ लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3। सर चैप्टर नंबर 3 में एज पर मी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एक नया टॉपिक उन लोग ने ऐड किया है। एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। फाइनली यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताना पड़ेगा, मैंने प्रोनाउंसिएशन करने को भी आपको सिखाया था, प्लीज एंटरप्रेन्योरशिप बोलने का हैबिट रखना। एंड व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का आपको कैरेक्टरिस्टिक दैट मींस फीचर्स का यहाँ पे एज पर मी मुझे ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो प्लीज ये दोनों क्वेश्चन को थॉरोली करके जाओगे तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। और ये क्वेश्चन का आंसर आप दूसरे क्वेश्चन के आंसर में भी यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो सर एंटरप्रेन्योरशिप कॉमन टॉपिक है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये दो मेरे हिसाब से यूनिवर्सल क्वेश्चन लग रहा है चैप्टर नंबर 3 के। एंड नाउ चैप्टर नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर। कोई बात नहीं सर, ये लेंथी चैप्टर है तो क्या, पढ़ना तो हम लोग को ही है, हम लोग को ही मार्क्स लाना है सर, ऑप्शंस तो मिलने ही वाला है, डोंट वरी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसमें खास करके यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक एंड बैंक का डेफिनेशन पूछा जाता है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज व्हाट बेसिकली, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, एंड खास करके सर एक डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, और उसका शॉर्ट नोट्स में भी आप कन्वर्जन कर सकते हो, तो आपको अलग से कुछ पढ़ना यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, सर वही क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी पूछते हैं, एंड मे बी पॉसिबल अगर शॉर्ट नोट्स में नहीं पूछा तो सर कंपैरेटिवली यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस फायर इंश्योरेंस पूछ सकता है, एंड फायर इंश्योरेंस वर्सेस मरीन इंश्योरेंस पूछ सकता है, ऐसा भी कंपैरेटिवली यहाँ पे स्टडी आ सकता है। तो एज पर मी बैंक एंड बैंक के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, एज पर मी इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, एंड सर ये डिफरेंस बिटवीन जो आपने अभी मार्क किया वो एक इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, वेयरहाउस के फंक्शंस पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेयरहाउस, एंड व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस, ये इंपॉर्टेंट है सर। एज पर मी मुझे ऐसा लग रहा है, एज पर मी के भी चैप्टर नंबर 4 से अगर ये मेन आप यहाँ पे ओके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका लिस्ट अगर आपके सामने मैंने यहाँ पे बताया, अगर इतना भी आप करके जाओगे तो डेफिनेटली सर ये चैप्टर में से मोर देन 75% का इजीली आपका कवर अप हो जाएगा, फिर अलग से कोई प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ बट रिमेंबर वन थिंग, ये एज पर मी है, आपको तो सब पढ़ना है यहाँ पे एज पर रिड्यूस पोर्शन, जो न्यू सिलेबस है उसमें भी रिड्यूस पोर्शन है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। हाँ बट ये इंपॉर्टेंस आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली, दिस इंपॉर्टेंस विल गाइड यू हाउ टू रीड एंड हाउ टू प्रिपेयर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर के और बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये तो ये जमाने का यहाँ पे है चैप्टर, मतलब सर बहुत सारे टॉपिक उसने ऐड भी किया है। तो पहला ही क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लग रहा है सर, कंपैरेटिवली तो कंपैरेटिवली, शॉर्ट नोट्स तो शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग तो लॉन्ग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस के बारे में पूछा जाता है, और ई बिजनेस के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। You know very well, E for electronic and definitely full form है electronic business। लेकिन सर इसमें खास करके क्वेश्चन आने का चांसेस है टाइप्स ऑफ ई बिजनेस का। ई बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, व्हाई, बिकॉज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ई बिजनेस तो सर ई बिजनेस के टाइप्स भी आपको एक्सप्लेन करने पड़ता है, और उसमें एक खास बात है, ये चैप्टर में उन लोग ने ई बिजनेस तो दिया ही है सर, एडवांटेजेस दैट मींस मैरिट्स एंड डीमेरिट्स तो दिया ही है, उसका टाइप्स भी दिया है, लेकिन सर एक नया कंसेप्ट भी ऐड किया है जिसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग।
और मैंने आउटसोर्सिंग का बहुत अच्छे से आपको स्लाइड बताया था कि भाई हम लोग की ही कंट्री में बैठे बैठे हम लोग यहाँ पे दूसरे कंट्री का काम कर सकता है, दूसरे कंट्री वाले हम लोग को रुपीस में नहीं बट डॉलर में पेमेंट करेंगे। किसमें पेमेंट करेंगे यहाँ पे सर? फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे। तो सर ये आउटसोर्सिंग का पॉइंट हमारे लिए एज पर यहाँ पे न्यू सिलेबस एक नया है। तो ये चांसेस है भाई आउटसोर्सिंग मीन्स व्हाट, और आउटसोर्सिंग का आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से तो सब कुछ एडवांटेजेस है, बिकॉज डेफिनेटली सर आउटसोर्सिंग सब कंट्री के लिए एडवांटेजेस होता है। एंड इसमें एक यहाँ पे एक मैं वन मोर यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ऐड दिस बीपीओ वर्सेस केपीओ। ओके, तो पहले भी यहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे बीपीओ केपीओ के लिए काम करता था, एलपीओ के लिए मैंने काम किया, आज भी करता हूँ। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो ये डिफरेंस बिटवीन में पूछ सकते हैं। और सर कोई बात नहीं, डिफरेंस बिटवीन में नहीं पूछा तो सर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में भी ये आंसर आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक्सेलेंट यहाँ पे टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 5 के हिसाब से मुझे ई बिजनेस का एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ ई बिजनेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग एंड बीपीओ वर्सेस केपीओ मेरे हिसाब से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन पढ़ना तो आपको सब है एज पर रिड्यूस सिलेबस जो भी आपको दिया है। नाउ कम टू दी चैप्टर नंबर 6। ऑफ कोर्स सर ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड देख के पता चलता है। तो भाई पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस का टुवर्ड्स एम्प्लॉयज के लिए, बिकॉज आजकल सर एम्प्लॉयज का बहुत इंपॉर्टेंस है। विदाउट एम्प्लॉयज सर यहाँ पे कोई फैक्ट्री या फिर कोई यहाँ पे बड़ा फैक्ट्री प्रीमाइसेस या फिर बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम नहीं करता है। सो एम्प्लॉयज प्लेज वेरी वाइटल रोल। तो बिजनेसमैन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आवर एम्प्लॉयज। डेफिनेटली सर उसके एम्प्लॉयज के लिए उनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ आई एम अ बिजनेसमैन, सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई एम्प्लॉय, आवर एम्प्लॉय। इसके लिए सर ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता है सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट होना चाहिए? ऑफ कोर्स, बिकॉज ये न्यू ऐड किया है। और क्यों ऐड किया है? बिकॉज सर ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं सर, इन्वेस्टर्स के लिए भी होना चाहिए। और गवर्नमेंट तो उसको पूछेगा भाई व्हाट यू हैव डन, आपने टैक्स भरा कि नहीं भरा। तो सर इन्वेस्टर्स तो पूछने वाला भी मेरा प्रॉफिट किधर, मेरा प्रॉफिट कहाँ पे है, व्हाट अबाउट माय डिविडेंड, व्हाट अबाउट माय शेयरिंग। बट अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स सर ये गवर्नमेंट भी यहाँ पे पूछता है। क्या पूछता है भाई? आपको आपका टैक्स आपने भरा कि नहीं भरा। व्हाट अबाउट ओके योर टैक्स। तो सर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है। तो एज पर मी चैप्टर नंबर 6 मेरे हिसाब से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये 2 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सर पढ़ना तो सब कुछ है एज पर रिड्यूस पोर्शन। बट सर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज के जमाने का मेन सेंटर ऑफ द बिजनेस है, जिसके बिना ये पूरा मार्केट यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इनएडिक्वेट है, सर उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं? कंज्यूमर इज अ सेंटर ऑफ द बिजनेस, कंज्यूमर इज अ सेंटर ऑफ द मार्केट। विदाउट कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर से लेके सेलर तक सर सब लोग यहाँ पे इनकम्प्लीट है। सर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो किसके लिए बनाओगे आप? एक्सेलेंट। तो सर पहला ही क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख के रखो, ये क्वेश्चन हर साल उन लोग ने पूछा है और ये साल भी पूछने का ट्राई करेंगे और पूछेंगे। बिकॉज कंज्यूमर है ना सर, कंज्यूमर इज अ वेरी वेरी कॉमन टॉपिक, इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक। You consumer, okay, I am consumer, you are consumer, I am consumer, सर all we are a consumer। तो सर कंज्यूमर को कैसे बोल सकते हैं, उसके राइट्स को कैसे बोल सकते हैं सर? बहुत सारे लोग राइट्स को यहाँ पे अलग लैंग्वेज में पूछते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, अभी इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर का ही मतलब हुआ सर राइट्स ऑफ कंज्यूमर। आपने कंज्यूमर को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया? बिकॉज सर उसके पास राइट्स है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। सर राइट्स ऑफ कंज्यूमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख के रखो, ये क्वेश्चन आएगा। एंड इफ आई एम अ कंज्यूमर एंड सपोज इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो सर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर के क्वेरी को सॉल्व करने के लिए अलग से लॉ भी बना के रखा है और अलग से सर अथॉरिटी भी बना के रखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का यहाँ पे कंप्लेंट है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा डेफिनेटली, या फिर नेशनल लेवल का कंप्लेंट है, नेशनल कमीशन में जाएगा।
स्टेट कमीशन का कंप्लेंट है, स्टेट कमीशन में जाएगा। ये क्वेश्चन को ऑलवेज उन लोग दो एंगल से पूछता है, मे बी पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन में जाएगा, मे बी पॉसिबल शॉर्ट नोट्स में जाएगा, लेकिन जिसने डिफरेंस बिटवीन पढ़ लिया वही क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस में घुमा सकते हो, शॉर्ट नोट्स में घुमा सकते हो। तो सर अलग से कुछ पढ़ना है शॉर्ट नोट्स के लिए? नो, डू नॉट रीड। Why? Because you already read what exactly district commission, national commission, state commission. सर मैंने difference between में पढ़ लिया है, तो सर अलग से क्यों पढ़ो शॉर्ट नोट्स में? तो मैंने आपको लाइव लेक्चर में भी बोला था, जिसने ये यहाँ पे पढ़ लिया डिफरेंस बिटवीन, डेफिनेटली वो शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर सकता है। सर ये चैप्टर नंबर 7 का इंपॉर्टेंस हुआ, लेकिन सर चैप्टर नंबर 8 को भी कैसे भूल सकते हैं सर? ये तो नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है सर। सर नया चैप्टर मतलब चांसेस भी ज्यादा उसका पूछने का यहाँ पे, और पहला ही क्वेश्चन आप लिख के रखो, ये पूछेगा आपको। देखना यहाँ पे, ये यहाँ पे जो आने वाला जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है। 7 P's ऑफ मार्केटिंग, आई होप सो आपको याद होगा, और अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक रेफर करोगे बहुत अच्छे से 7 P's दिया है। लेकिन उसके बाद का एक क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। सर मार्केटिंग में यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे फंक्शंस होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन डेप्थ यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। एंड फाइनली सर, व्हाई वी नीड मार्केटिंग? सर मार्केटिंग क्यों जरूरत है, क्यों अपने सोसाइटी के लिए, क्यों अपने कस्टमर के लिए? डेफिनेटली फॉर द पर्पस ऑफ अवेयरनेस। ये अवेयरनेस सर यहाँ पे करने के लिए मार्केटिंग इज नेसेसरी। तो लास्ट क्वेश्चन सर जो पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है सर? सोसाइटी के लिए। सर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, और सर कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर भी करता है। एंड डेफिनेटली यू विल कम टू नो अबाउट प्रोडक्ट, मतलब सर वो मार्केटिंग थ्रू ही पता चला है। इन शॉर्ट में एज पर मी, जो भी मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक आपको जो मैंने इंपॉर्टेंस यहाँ पे डिस्कस किया, वो तो आपको अच्छे से यहाँ पे देखना है, वो तो करना ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सर वो मेन क्वेश्चंस है, और अगर यहाँ पे ये मेरा IMPs आप लोग ने एक बार भी अच्छे से गो थ्रू कर लिया, डैम श्योर आपका जो 100% का पोर्शन है ना चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक, उसमें से समझना 80% का पोर्शन डन हो गया, डैम श्योर। तो अभी भी टाइम है भी, जिसके पास यहाँ पे डेफिनेटली, जिसने अभी भी फुल फ्लेज प्रिपरेशन चालू नहीं किया है, वो मेरे ये IMP से चालू कर सकता है। लेकिन एक शर्त है, ऑब्जेक्टिव्स में नो कॉम्प्रोमाइज। जितने भी चैप्टर्स है वो सबके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। और मैंने ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव्स का स्पेसिफिकेशन दे दिया है, उतना ही ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको दूसरे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है यहाँ पे, जैसे कि आपको दूसरे ऑब्जेक्टिव मैंने मार्क नहीं करवाए, वो अगर पढ़ने ही नहीं है तो मत पढ़ो। जितना मैंने मार्किंग करके दिया ऑब्जेक्टिव्स में, उतना तो आपको करना ही है, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर 8th चैप्टर। तो आई होप सो ये पूरा वीडियो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। डेफिनेटली प्रेजेंटेशन वाइज मुझे आपके यहाँ पे पेपर्स मिलेंगे, देन आई विल टेल यू प्रेजेंटेशन में कैसा प्रेजेंटेशन करना है आपको। बट फिलहाल तो हम लोग ने न्यू सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड यहाँ पे डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। एंड पेपर प्रेजेंटेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका पेपर लिखने का एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटन पेपर होता है सर, यहाँ पे लिखने वाले यहाँ पे एग्जाम्स है, कोई ओरल एग्जाम तो है नहीं। हाँ, लेकिन जो भी आपको करना है वो पेपर में अच्छे से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करना है। सो फाइनली हम लोग ने आज OCM का पूरा गो थ्रू कर लिया सर, कैसे यहाँ पे रीड करना है, न्यू सिलेबस बता दिया, पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया। अभी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक्टिविटी है। आप मुझे यहाँ पे पेपर्स लिख के बताओ, डेफिनेटली ऑन द स्पॉट मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन का यहाँ पे गाइडलाइंस दूंगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये मेरी गाइडलाइंस के ऊपर थोड़ा यहाँ पे ट्रस्ट रखो, डेफिनेटली यहाँ पे उसको फॉलो करो। फाइनली यू विल गेट, मैं आपको यहाँ पे अश्योर करता हूँ कि 80 में से तो आपको मोर देन 70% से ऊपर आराम से मार्क्स मिल जाएंगे।
Wish you all the best for your preparation. Stay home, stay safe.